और आइए शुरू करते हैं खबरों का रोला कोस्टर। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। आज फिर एक बार आपके सरोकार की खबरें आपके पसंदीदा अंदाज में। आज हम आपको दिखाएंगे आईफोन टैपिंग पर विपक्ष का सेल्फ गोल है क्या, और मोदी विरोधियों की खुल गई पोल है क्या। ये आपके सामने होगी पूरी खबर। साथ में सोसाइटी में कुत्ते पर सवाल, लिफ्ट में मचा बवाल, आईएएस ने क्यों जड़ दिया महिला को तमाचा। यह खबर पूरे डिटेल के साथ आपके सामने होगी। अमेरिका में न्यूक्लियर महाबॉम्ब बनाने की तैयारी, क्या खत्म हो जाएगी दुनिया सारी, कितना शक्तिशाली है एटम बॉम्ब, यह भी आपको बताएंगे। और प्रदूषण काल में बीमारियों से बनाएं दूरी, मास्क के साथ आपके लिए क्या क्या है जरूरी, यह भी आज बिग एंड बोल्ड में, बिग एंड बोल्ड अंदाज में आपके सामने होगा। राजधानी दिल्ली के करीब महिलाओं से मारपीट के 2 मामले सामने आए। नोएडा में पालतू कुत्ते को लेकर हुए विवाद में महिला को पीटा गया, तो वहीं गाजियाबाद में दुकानदार और महिला के बीच तीखी बहस हो गई। लेकिन जैसे ही महिला ने दुकानदार पर चप्पल से वार किया तो दुकानदार का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने महिला पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। इस दौरान 2 लोग बीच बचाव के लिए पहुंचे भी, लेकिन दुकानदार लगातार थप्पड़ बरसाता रहा, जबकि महिला भी दुकानदार की कॉलर पकड़कर खींचती रही। बताया जा रहा है कि महिला और दुकानदार के बीच महज 5 रुपए न देने पर बहस शुरू हुई थी, जिसके बाद यह विवाद मारपीट में बदल गया। दूसरी तस्वीर नोएडा से सामने आई, जहां एक बार फिर लिफ्ट में पालतू कुत्ता ले जाने को लेकर विवाद हो गया। मामला सेक्टर 108 के पार्क लॉरेट सोसाइटी का है। जब महिला अपने पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट में पहुंची तो एक रिटायर्ड आईएएस ने विरोध किया, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब महिला ने रिटायर्ड आईएएस का फोन जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद गुस्साए बुजुर्ग ने भी लिफ्ट में ही महिला पर थप्पड़ बरसा दिए। मारपीट के दौरान 2 और महिलाएं भी नजर आईं, जिन्होंने मामला शांत कराया, लेकिन तब तक महिला को 2 थप्पड़ पड़ चुके थे। सहनशीलता किस कदर कम होती जा रही है वो आपके सामने है। और उत्तर प्रदेश के महोबा में सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद लोगों ने एक दरोगा को ही पीट दिया। दरअसल रोडवेज बस की टक्कर में एक बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया था। जब पुलिस वाले जाम खुलवाने पहुंचे तो मौके पर मौजूद लोग गुस्से में आ गए और पुलिस की टीम को दौड़ा लिया। इस दौरान एक दरोगा भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जिसकी जमकर पिटाई कर दी गई। किसी तरह दरोगा ने अपनी जान बचाई। बाद में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। और यूपी के मेरठ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पिटाई से बचने के लिए जब एक युवक भागा तो गाड़ी से कुचलकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पहले इस शख्स ने एक दुकान में घुसकर हंगामा किया और ऐसे में दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों ने उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद युवक खुद को बचाने के लिए वहां से भागने लगा। तभी सड़क से गुजर रही तेज रफ्तार गाड़ी से युवक की टक्कर हो गई और इसमें उसकी मौत हो गई। के दौरान शुरू हुआ हार्ट अटैक से मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। गुजरात के सूरत से एक और ऐसा हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जब ड्यूटी के दौरान एक और सिक्योरिटी गार्ड की तबीयत अचानक खराब हो गई। चेयर पर बैठे बैठे एक गार्ड फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया और हालत इतनी खराब हो गई, चंद घंटे में ही मौत हो गई। पवन ठाकुर की उम्र 35 साल थी और वो शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट था। ऐसा ही एक वीडियो कुवैत से सामने आया, जहां बड़ोदरा के रहने वाले शख्स की काम के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। दर्जी का काम करने वाले 40 साल के प्रकाश चौहान जब काम पर पहुंचे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन तभी अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और वो खड़े खड़े गिर गए। हालत ये हो गई कि उन्हें अस्पताल ले जाने तक का मौका नहीं मिला और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। क्या आपको भी कोविड हुआ था? अगर हाँ तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। आईसीएमआर की एक रिसर्च के मुताबिक कोविड के बाद दिल के रोगियों की तादाद में इजाफा 14% तक हुआ है, जिसमें 30 से 40 साल के युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। कोरोना की वजह से दिल की मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं और मायोकार्डाइटिस यानी मांसपेशियों में सूजन का खतरा बढ़ गया है। अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम यानी आर्टरी में फैट का जोखिम भी कोरोना के बाद बढ़ गया है। गंभीर रूप से बीमार पड़े लोगों में एरिथमिया का खतरा है। इसमें अचानक दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जिन लोगों को कोविड हुआ था वो हैवी एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि इससे हार्ट पर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर से हार्ट कमजोर होता है और अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। अगली अहम खबर यह कि बिहार के वैशाली में आग का तांडव देखने को मिला, जब मोहम्मदपुर गांव में खेतों के बीच बने घरों में अचानक आग लग गई। सभी घर बांस के और फूस के बने हुए थे। ऐसे में न सिर्फ आग को बुझाना मुश्किल हो गया, बल्कि देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई। गनीमत रही कि घर में मौजूद लोगों ने वक्त रहते भागकर जान बचा ली। आग लगते ही पूरा गांव इकट्ठा हुआ। आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई। इस दौरान फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी के घर राख हो चुके थे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि प्रदूषण के मौजूदा हालात हैं क्या, दिल्ली का AQI कितना है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सभी चीजें सिर्फ पेपर पर दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई सुधार नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में बड़ी संख्या में पराली जलाई जा रही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत पंजाब, यूपी, हरियाणा और राजस्थान से पूछा कि प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए। 1 हफ्ते में हलफनामा दायर करके ये बताया जाए। इस दौरान एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोर्ट को बताया कि प्रदूषण को कम करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं दिखी। और ये
सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है वो यूं ही नहीं है। असल में आपने देखा कि तमाम साल दर साल हर तरह की योजनाओं, घोषणाओं, स्कीम्स के बावजूद और ये कहे जाने के बावजूद कि इस बार पहले जैसे हालात नहीं होंगे, अब हमने पहले से ज्यादा तैयारी कर ली है, ऐसा लगा कि हर बार प्रदूषण और ज्यादा मारक होकर सामने आया है। प्रदूषण के खतरे जो हैं वो किस कदर खतरनाक हैं वो भी आपके सामने हम रखते हैं। देखिए जरा, हृदय रोग, अस्थमा का खतरा तो है ही, लंग कैंसर तक इससे हो सकता है, निमोनिया, स्किन डिजीज, आंखों में जलन, ये लगातार वायु प्रदूषण की वजह से बढ़ती हुई बीमारियां नोटिस की जा रही हैं, खासतौर से महानगरों में। और अगर आप देखें, 1 मिनट के अंदर 13 मौतें दुनिया भर में वायु प्रदूषण की वजह से होती हैं। और ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है ये अपने आप में बताने। 1 मिनट में 13 मौतें दुनिया भर में। दुनिया पर प्रदूषण का अटैक ये है कि हर साल 70 लाख लोग वायु प्रदूषण की वजह से मारे जाते हैं, लेकिन वायु प्रदूषण की गंभीरता को हम फिर भी नहीं समझते। 91% लोगों पर इसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि जो इस प्लेनेट में रह रहा है आखिरकार वो सांस लेगा तो वायु अंदर जाएगी, और अगर वो प्रदूषण वाली जगहों पर रह रहा है तो उस पर असर होगा। 91% लोग ऐसे हैं जो इन प्रदूषण वाली जगहों से वाबस्ता हैं। शहरों में हर साल 42 लाख मौतें इसकी वजह से होती हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना खतरनाक है, और क्या जितना खतरनाक ये है उस प्रपोर्शन में हमारी तैयारियां दिखाई देती हैं क्या? आइए अब अगली खबर की। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को तबाह करते हुए आगे बढ़ रही है। गाजा पट्टी पर जमीनी हमलों को कामयाब बनाने के लिए इजराइल ने अपनी रणनीति में तब्दीली की, जिसके तहत उसकी टैंक रेजिमेंट कछुए की चाल से आगे बढ़ रही है। ऐसा करके वो हमास की बारूदी सुरंगों से भी बच रहे हैं और उसके हर ठिकाने पर निशाना लगा रहे हैं। अब तक इजराइल ने जमीनी हमले के वो वीडियो जारी किए थे जो उसकी सीमा से लिए गए थे, मगर पहली बार इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी के अंदर से अपनी टैंक रेजिमेंट की मूवमेंट का वीडियो जारी किया। इजराइल का कहना है कि उसके जवानों को रोकने के लिए हमास ने बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, जिनसे पार पाना बहुत बड़ी चुनौती है। मगर नेतन्याहू की सेना उस चुनौती से भी बखूबी निपट रही है। इजराइल की मीडिया का ये तक दावा है कि उसकी टैंक रेजिमेंट अब उस इलाके में पहुंच चुकी है जहां से हमास की सुरंगों का जाल शुरू होता है। अगर ये बात सही है तो फिर हमास के खात्मे का काउंटडाउन भी जल्द शुरू हो सकता है। इजराइल वॉर के बीच ईरान ने अपनी घातक मिसाइल का टेस्ट करके अमेरिका को चौंका दिया है। ईरान ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया है उसका नाम हैदर है। इस मिसाइल को किसी भी हेलीकॉप्टर से दागा जा सकता है और 30 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इजराइल वॉर के दौरान ईरान के इस परीक्षण से नेतन्याहू और बाइडेन टेंशन में है, क्योंकि इजराइल का यह हथियार अगर हमास को मिल गया या फिर हिजबुल्लाह के विद्रोहियों ने इसका इस्तेमाल किया तो फिर नेतन्याहू की सेना को बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। क्योंकि फिलहाल इजराइल की सेना अपने टैंकों के साथ बेधड़क गाजा पट्टी में रही, मगर ईरान की हैदर मिसाइल ने अगर उन टैंकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया तो इजराइल के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। और क्या आईफोन टैपिंग मामले में इसको हवा देकर विपक्ष ने सेल्फ गोल कर लिया? पूरी खबर आगे होगी, लेकिन पहले देखिए मध्य प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद क्या हुआ। मध्य प्रदेश के दमोह में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद अफरा तफरी मच गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। पटाखा फैक्ट्री रिहायशी इलाके में चल रही थी। पुलिस और प्रशासन तमाम पहलुओं की जांच कर रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक चाइनीज पिस्टल, 12 9mm की बुलेट और 2 चाइनीज ग्रेनेड्स बरामद किए गए हैं। एसओजी ने इन्हें उस समय पकड़ा जब ये नाका पार करने की फिराक में थे। यूपी के मैनपुरी में 2000 रुपए उधार न देने पर दबंगों ने एक युवक को पीट कर मार डाला। इसके बाद ये लोग शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। कानपुर के बड़े कारोबारी के बेटे की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई। 30 लाख रुपए की फिरौती के लिए उसे मारा गया। पूरी साजिश उसकी ट्यूशन टीचर ने प्रेमी और दोस्त के साथ मिलकर रची। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। उनके दफ्तर दारुल अवाम और रामपुर पब्लिक स्कूल की लीज निरस्त कर दी गई है। कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब ये जमीन माध्यमिक शिक्षा विभाग को वापस मिल गई है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती के मौके पर मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया, जिसके तहत दिल्ली में कर्तव्य पथ पर अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान देश भर के 6 लाख गांवों से अमृत कलश में मिट्टी लाई गई, जो कि अमृत वाटिका में इस्तेमाल होगी। इससे पहले पीएम मोदी गुजरात के केवड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने हमास का समर्थन करने वालों पर बगैर नाम लिए प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसी सोच देश के लिए खतरनाक है, तुष्टीकरण करने वाले मानवता के दुश्मनों के साथ है। सुपर पावर का महा एटम बॉम्ब तैयार, क्या खत्म हो जाएगा संसार? पूरी खबर आगे, लेकिन उससे पहले देखिए आईफोन टैपिंग मामले पर सियासत की जाए। सरकार ने कथित फोन टैपिंग की जांच के आदेश दे दिए हैं। राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार पर उनका फोन टैप करने का आरोप लगाया है। हालांकि इस पर एप्पल ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि हम किसी भी तरह के स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक की सूचना नहीं देते। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुई आंदोलन की आग ठंडी होती नहीं दिख रही। मराठवाड़ा इलाके में 8 जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कल आरक्षण को लेकर मुंबई में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक सुबह 10:30 बजे से सह्याद्री गेस्ट हाउस में होगी।
दिल्ली शराब घोटाले की जांच का दायरा अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गया है। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है, जिसमें केजरीवाल से 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। आतिशी सिंह ने कहा है कि केजरीवाल 2 नवंबर को गिरफ्तार हो सकते हैं। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को एक बार फिर धमकी भरा कॉल आया है। अज्ञात शख्स ने उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। इससे पहले 26 अक्टूबर को भी उन्हें थ्रेट कॉल आया था। कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ की तारीख के साथ लोगों को इसमें शामिल होने के लिए न्योता तक दे दिया। छिंदवाड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को नतीजे के बाद 7 दिसंबर को कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में जरूर आए। अमेरिका एक ऐसा प्लान बना रहा है जिससे पूरी दुनिया में बड़ी तबाही आ सकती है। दरअसल अमेरिका अब तक के सबसे शक्तिशाली परमाणु बॉम्ब को बनाने पर काम कर रहा है। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन का दावा है कि इस बॉम्ब को बनाने के लिए उन्होंने बड़े स्तर पर मंजूरी की उन्हें जरूरत है और मंजूरी मिलते ही वो दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु बॉम्ब पर काम शुरू कर देंगे। पेंटागन का यह भी दावा है कि उसका यह परमाणु बॉम्ब हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बॉम्ब से 24 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के परमाणु बॉम्ब ने जापान में जो तबाही मचाई थी, बॉम्ब उससे 24 गुना ज्यादा तबाही मचा सकता है। पेंटागन ने इस बॉम्ब की मंजूरी और फंडिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया। खबर है कि यह बॉम्ब B-61 न्यूक्लियर बॉम्ब का नया वर्जन होगा, जिसका नाम होगा B-61-13। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यह परमाणु बॉम्ब 360 किलो टन वजन का होगा, जबकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बॉम्ब का वजन मात्र 15 किलो टन था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बॉम्ब गिराया था। उस हमले में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग उसके रेडिएशन की वजह से लंबे वक्त तक प्रभावित रहे, पीढ़ियां प्रभावित रहीं। अब सोचिए कि अगर 15 किलो टन वजन के परमाणु बॉम्ब ने इतनी तबाही मचाई थी, तो 360 किलो टन का परमाणु बॉम्ब क्या तबाही मचाएगा। कल्पना करके सेहरन होती है। इसीलिए पेंटागन के इस फैसले से चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस समेत उन तमाम देशों में खलबली मची हुई है जो अमेरिका को अपना दुश्मन मानकर चलते हैं। अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलूं। क्या है? सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार, कभी गले में खराश तो कभी सिर में भयानक दर्द। WHO के मुताबिक दुनिया में हर साल करीब 100 करोड़ लोग सीजनल इन्फ्लुएंजा की चपेट में आते हैं। लेकिन अगर आप प्रचुर मात्रा में विटामिन सी का सेवन कर रहे हैं तो इस बदलते मौसम के साथ आने वाले दिनों में भी आप वायरस से लड़ सकते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम विटामिन सी मजबूत बनता है। विटामिन सी से इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, स्ट्रोक का खतरा कम होता है, स्किन के लिए भी ये फायदेमंद है। रिसर्च के मुताबिक इससे अल्जाइमर की रोकथाम भी संभव है। ये जो आपको फल दिखाई दे रहे हैं, सब्जियां दिखाई दे रही हैं, ये विटामिन सी से भरपूर हैं। अगर इनका सेवन आप करते हैं तो इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। और अगर आप भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की है। इंश्योरेंस कंपनियों को किसी पॉलिसी की बुनियाद के पहलुओं जैसे इंश्योरेंस अमाउंट और पॉलिसी में कवर के किए गए खर्च के क्लेम के बारे में अगले साल 1 जनवरी से निर्धारित प्रारूप में पॉलिसी होल्डर को जानकारी मुहैया करानी होगी। IRDA ने इसको लेकर तमाम बीमा कंपनियों को सर्कुलर जारी किया है। आज शेयर बाजार एक बार फिर लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 238 अंकों की गिरावट के साथ 63,875 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 61 पॉइंट लौटा। सराफा बाजार में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 61,238 रुपए, जबकि सिल्वर की 71,805 रुपए प्रति किलो रही। लखनऊ के लोक भवन में आज कंगना रनौत की फिल्म तेजस की स्पेशल स्क्रीनिंग। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के अवैध साम्राज्य पर नॉन स्टॉप कानूनी प्रहार हो रहा है। इस बार सीएम योगी का हंटर चला है आजम खान के जौहर ट्रस्ट के नाम से लीज पर ली गई सरकारी जमीनों पर। योगी सरकार ने लीज कैंसिल करते हुए जमीन वापस ले ली, लेकिन आजम के इस अवैध साम्राज्य को खड़ा करने में सिर्फ सरकारी जमीनों का ही खेल नहीं हुआ है। रामपुर के दर्जनों किसानों की जमीनों पर आजम खान एंड कंपनी ने जबरन कब्जा जमा लिया और उसे जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया। जमीनों के लिए आजम खान ने इन किसानों पर कैसे कैसे जुल्म किए और आज आजम खुद को विक्टिम बताते हुए कैसे सामने आ रहे हैं, अखिलेश कैसे मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में सबका हिसाब करेंगे योगी। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। जिसने जो किया होगा वो फल भी भोगेगा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को लेकर सीएम योगी ने यह बयान करीब 10 महीने पहले ही दे दिया था और अब जब योगी वर्सेस आजम खान का फाइनल राउंड चल रहा है, तब आजम खान पर योगी सरकार का एक बार फिर से हंटर चला है।
योगी सरकार ने जौहर ट्रस्ट की जमीन की लीज कैंसिल कर दी है। आजम को 100 रुपए में मिली थी 100 करोड़ की जमीन, योगी सरकार ने एक झटके में छीन ली। और आजम खान के लिए झटके वाली खबर आई है। वो खबर दरअसल यही है कि जो मेरे पीछे आप ये पूरा ये जो बड़ा लंबा चौड़ा ये जो आप हाथा देख रहे हैं, ये जमीन आजम खान से वापस ले ली गई है। जी हाँ, यूपी कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पास किया है जहां इस जमीन को आजम खान को लीज पे दिया गया था और उसके बाद उस लीज को रद्द करने का आदेश दिया गया है। यानी कि जो आप जमीन पूरी देख रहे हैं, जमीन की अगर पूरी कहानी आपको बताऊं तो देखिए, ये जो जमीन है इसमें एक तरफ जो है वो रामपुर पब्लिक स्कूल के तौर पे यहाँ पे स्कूल खोला हुआ है और दूसरी तरफ जो देख रहे हैं इसी बिल्डिंग में जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पे दारुल आवाम, देखिए जो नाम लिखा हुआ है दारुल आवाम, और ये जो है आजम खान के समाजवादी पार्टी के का कार्यालय खोला गया था। आजम अब्दुल्ला के 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद पत्नी और बेटे संग सलाखों के पीछे पहुंचे आजम खान को ये सबसे बड़ा झटका लगा है। एक्शन आजम खान के खिलाफ हुआ, लेकिन तिल मिला अखिलेश यादव गए। योगी सरकार के इस फैसले को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मजहबी रंग देते हुए ये बयान दे दिया कि कार्रवाई सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि आजम खान मुसलमान है और जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी ये जमीन उन्हें वापस कर दी जाएगी। आदरणीय आजम खान साहब के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि वो मुस्लिम है। उनके मुस्लिम होने की वजह से और समाजवादी पार्टी के नेता होने की वजह से वो बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी और मुद्दे पर बहस नहीं हो, किसी और विषय पर बात ना हो, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जौहर ट्रस्ट को लीज पर जमीन देने का फैसला 2012 में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ था। तब तत्कालीन अखिलेश सरकार ने जौहर ट्रस्ट को माध्यमिक शिक्षा विभाग की जमीन 30 साल की लीज पर दी थी। जमीन का किराया सिर्फ 100 रुपए सालाना तय किया गया। लीज की शर्तों के मुताबिक 1 साल के अंदर यहाँ जौहर यूनिवर्सिटी के लिए निर्माण होना था, लेकिन इस जमीन पर रामपुर पब्लिक स्कूल और समाजवादी पार्टी का ऑफिस बना दिया गया, जो आवंटन नियमों के खिलाफ था। जिस बिल्डिंग में स्कूल और पार्टी ऑफिस है, उनमें पहले जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और राजकीय मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक स्कूल चलता था। अब योगी सरकार ने लीज की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जमीन वापस लेने का फैसला किया है। पूरी तरीके से ये मामला जमीन को कब्जाने का है। देखिए, 95 में पहले जौहर ट्रस्ट के नाम सिटी मजिस्ट्रेट रामपुर के द्वारा इसको दिया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद उस लीज को ट्रांसफर करते हुए, जो कि नियम के विरुद्ध है, कभी भी लीज ट्रांसफर नहीं होती, सारे नियमों को ताक पर रखते हुए उस लीज को ट्रांसफर किया गया और फिर वो रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम इनको दे दी गई। पूरी तरह गलत है। फिलहाल आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी सियासी माहौल बनाने में जुटी है। आजम खान का नाम ले लेकर अखिलेश यादव मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। आजम खान खुद के एनकाउंटर की आशंका जता रहे हैं और आजम खान को लेकर अखिलेश के चाचा राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि आजम खान का एनकाउंटर हुआ तो देश में क्या होगा कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आजम खान के गुनाहों का काला चिट्ठा दबा है उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट यानी जौहर यूनिवर्सिटी में, जो आज की तारीख में आजम खान के गले की फांस बन गई है। जौहर यूनिवर्सिटी के चलते आजम खान के खिलाफ 32 मुकदमे दर्ज हुए। इसी जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने पर उन्हें भूमाफिया घोषित किया गया। आजम का नाम एंटी भूमाफिया पोर्टल पर दर्ज हुआ और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी का शिकंजा भी आजम पर कस गया है। आजम खान पर 800 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के आरोप लग रहे हैं। आजम खान की इस जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े विवादों की लिस्ट बस इतनी सी नहीं है। एक तरफ जहां सरकारी जमीन पट्टे पे लेकर बड़ा खेल किया गया, तो दूसरी तरफ इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा सबसे बड़ा मामला है किसानों की जमीन बिना रुपए दिए जबरन बैनामा कराने का। समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हुए तो रामपुर में मुसलमानों के साथ हुए। आज अगर हम देखें तो आजम ने अगर 560 एकड़ में 200 से ज्यादा एकड़ जो जमीन है वो हमारे रामपुर के मुसलमानों की है, वो जो जबरदस्ती ले रखी है। आज जितने मुकदमे दर्ज हैं, अगर देखें 26 किसानों के मुकदमे जिनकी 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है, वो सारे के सारे मुसलमान हैं। 18 लोग मुसलमान परिवार ऐसे हैं जो आजम ने जहां पर अपना एक ऑफिस बनाने के लिए रातों रात उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया। आजम खान ने किसानों की जमीन जबरन कैसे कब्जाई और जमीन गंवाने वाले किसानों के ऊपर कैसे कैसे जुल्म किए, ये जानने के लिए नवभारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और आजम के जुल्म और सितम का शिकार हुए किसानों का दर्द जाना। तो जमीन लेने के लिए क्या बोला था आपको? पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया ना किसी को नहीं दिया हमें। तो आप लोगों ने बोला कि पैसे जो है सो वो दे दीजिए, तो कहाँ दिए, न मना नहीं कर दी कि कैसा पैसा, काय का पैसा,
बताओ क्या करे उसका। अब जबरिया हम छोटे आदमी, वो तगड़ा आदमी डर के मारे बैठिए अपने घर पे। कब जमीन ली थी आपकी? कई साल हो गए, जब यूनिवर्सिटी बनी जब लिए। डराया धमकाया भी गया था? अरे भैया और सब कुछ डरा दिया हमने। क्या क्या कहा गया था? क्या इसके धोरे मत जाना जमीन के। अखिलेश यादव जब सत्ता में थे तब तो उन्होंने आजम के सताए इन किसानों के दर्द को नहीं सुना, लेकिन आज उन्हें कान खोलकर सुनना होगा। आजम के सताए किसानों में सिर्फ महाब अली का नाम ही नहीं है, राशिद भी आजम खान की दबंगई का शिकार हुए। राशिद का आरोप है उन्हें धमकियां देकर उनकी 25 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया और पैसे मांगने पर उनके खिलाफ एफआईआर करा दी गई। 25 से 26 बीघा जमीन है, वो उसकी बाउंड्री कर ली थी। बाउंड्री करने के बाद हमसे बोल दिया गया कि आपकी जमीन बाहर है, और जहां हम जोत रहे थे हमारे कब्जे में थी, वो बाउंड्री के अंदर आ गई थी। सुना आपने, आजम खान कंपनी ने जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जिसकी जमीन को कब्जाया, बदले में किसी को जेल मिली तो किसी को झूठे मुकदमों की धमकी। सबका आरोप है कि अखिलेश यादव की सरकार में आजम खान की तूती बोलती थी। आजम खान की इसी हनक के कारण जमीन गंवाने के बावजूद कुछ लोग पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए, और जिन्होंने आवाज बुलंद की तो पुलिस प्रशासन में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आजम पर योगी सरकार का चाबुक चलने के बाद अब यही किसान पूछ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जमीन वापस करने का वादा अखिलेश कैसे कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस बात का विरोध करती है, और जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी, स्कूल कॉलेज के लिए नई व्यवस्था ला करके अगर फ्री भी जमीन देनी पड़ेगी तो दी जाएगी। अखिलेश तुष्टीकरण में लगे हैं, लेकिन योगी सरकार सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र पर चल रही है। यूपी में योगी का राज आते ही पीड़ित किसानों की फरियाद पर अमल शुरू हो गया। जुलाई 2019 में 26 किसानों के अलग अलग मुकदमों के अलावा कस्टोडियन की जमीन को लेकर भी प्रशासन ने 3 मुकदमे दर्ज कराए, क्योंकि यूपी ने साफ कर दिया था कि यूपी में भू माफिया चाहे कोई भी हो, सबका हिसाब होगा। जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, दलितों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, निर्दोष लोगों को उजाड़ रहे थे, जब उन पर कानूनन कार्रवाई हुई, उनकी अवैध और अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगा करके कार्रवाई प्रारंभ हुई। अब फर्जी दस्तावेज आप जमा करोगे तो कार्रवाई तो होनी है।